कहीं और लाइव चला गया मैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहीं और लाइव चला गया हूँ। फिर मुझे पता लगा कि मुझे इधर लाइव आना था। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे। करंट अफेयर की क्लास है आपकी। करंट अफेयर की आपकी क्लास है। आज हम लोग जनवरी फरवरी की क्लास कर रहे होंगे। जितना देर तक आप सस्टेन कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी, क्योंकि 4 बजे अभी क्लास खत्म हुई है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, धीमे धीमे लोग आते हैं। तो जल्दी जल्दी जितने लोग आपके फ्रेंड हैं उनको जोड़िए ताकि करंट अफेयर की शुरुआत करी जा सके। करंट अफेयर एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर रुकेगा नहीं, लंबा चलेगा। पहला करंट अफेयर, नंबर 1 करंट अफेयर, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने भले ही रखा है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे ही करंट अफेयर थ्योरेटिकल फॉर्म में है। दोनों ही लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि आप हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले पकड़ पाएंगे, वो हिंदी में भी, मतलब दोनों मीडियम को मैंने साथ में लेके चला है। कुछ चीज़ें इंग्लिश में हैं, कुछ चीज़ें हिंदी में हैं। जहाँ मुझे लगता है कि करंट अफेयर आसानी से कैप्चर कर पाएंगे इंग्लिश मीडियम वाले, वो चीज़ें हिंदी में हैं। जहाँ लगता है कि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है, तो वो चीज़ें मैंने हिंदी में करी हुई हैं, तो इसलिए लोड नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। आयोजित युद्धाभ्यास का नाम है डेजर्ट फ्लैग 6। ये डेजर्ट फ्लैग एक्स डेजर्ट फ्लैग, ये आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। इंडिया और किस देश, पहली बार भारतीय वायुसेना ने भाग ले रही है, भारतीय वायुसेना। तो ये किस देश में हो रहा है, मतलब कौन सा देश एक्स डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी कर रहा है? आपको बताना है सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और कतर। ध्यान देना, कई बार दो देश, खासकर सऊदी अरब और यूएई, इन देशों में कंफ्यूजन रहता है और इस कारण से आंसर गलत पड़ने लगते हैं। अभी भले ही आप बड़े जोश में सही मार दोगे कि हाँ ये सही आंसर आ रहा है, लेकिन धीमे धीमे जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये आपके साथ समस्या होगी कि आंसर गलत हो जाए। इसका सही आंसर है यूएई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स डेजर्ट फ्लैग 2021 ये एक्सरसाइज हुई, इसमें भारतीय इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहली बार पार्टिसिपेट किया गया, ये एक्स डेजर्ट फ्लैग किस देश के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई एक्सरसाइज है, तो आप बोलेंगे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई ये एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहली बार पार्टिसिपेट किया गया। ठीक, अब चाहे क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे, आप कर ले जाओगे। ठीक, नंबर दूसरा करंट अफेयर जो आपको हाल में ही हुई ये घटना है जो आपको याद रखनी है, कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो परसिवेरेंस रोवर है, रोबोट है, ये परसिवेरेंस रोबोट जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, इसके द्वारा मंगल ग्रह पर, मतलब मार्स लैंडिंग, मार्स पर लैंडिंग हो गई है इसकी, मंगल ग्रह पर उतर गया है ये। तो आपको याद रखना है, दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जा सकते हैं। पहला, ये परसिवेरेंस रोवर का संबंध इनमें से किस प्लेनेट के साथ है, या यूपीएससी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकता है कि इधर लिख देगा परसिवेरेंस रोवर और इधर लिख देगा प्लेनेट का नाम, इधर लिख देगा जूनो मिशन, इधर लिख देगा रोवर का नाम, या इधर लिख देगा प्लेनेट का नाम, इधर लिख देगा कैसनी मिशन, इधर लिख देगा प्लेनेट का नाम। तो आपको याद रखना है कि ये जो परसिवेरेंस रोवर है ये मार्स मिशन से संबंधित है। मार्स मंगल ग्रह पर ये परसिवेरेंस रोवर उतरा है। ध्यान देना, ये जो शक्ल आपको किनारे लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाई दे रही है, इनका नाम है स्वाति मोहन। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा ये जो लैंडिंग हुई है परसिवेरेंस की, उसकी जो लीडर, जो चार्ज लेकर बैठी हुई हैं, जो इसको लीड कर रही हैं, उनका नाम है स्वाति मोहन। ठीक, भूलना मत। हो सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पढ़ के आए करंट अफेयर में। ठीक, कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द परसिवेरेंस लैंडिंग ऑन मार्स। उसमें हो सकता है दो चार स्टेटमेंट इस तरह के लिखे रहें जो आपको परेशान करें। तो पहला ये कि परसिवेरेंस रोवर या परसिवेरेंस रोबोट का संबंध किस प्लेनेट से है, तो आप बोलेंगे मार्स प्लेनेट से है। ठीक, ध्यान रखना, भूलना नहीं। अगला कमेंट, अगला करंट अफेयर, मैत्री सेतु। मैत्री सेतु, ये व्हाट इज मैत्री सेतु क्या है? तो मैत्री सेतु हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर, स्टेटमेंट हो सकता है पहला लिखा रहे कि मैत्री सेतु यमुना नदी पर, जमुना नदी पर, पद्मा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और पता नहीं कौन सी रिवर पे बनाया हुआ ये एक पुल है, ब्रिज है। हो सकता है आपको मैत्री सेतु में नदी, रिवर का नाम कुछ और लिखकर देने लगे, तो याद रखना
ये जो मैत्री सेतु है ये फेनी नदी पर बना हुआ प्रोजेक्ट है, मतलब पुल बनाया गया है। ये नदी सदर्न त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा के दक्षिणी भाग से निकलती है, बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक, तो एक तो लोकेशन याद रखो कि फेनी नदी त्रिपुरा के दक्षिण से निकलती है, ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो याद रखना कि ये जो मैत्री सेतु है ये इंडिया और बांग्लादेश मैत्री पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम के द्वारा इतनी लागत के साथ किया गया। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के सबरूम को, ध्यान रखना, भारत के सबरूम, ये देखो सबरूम दिख रहा है, भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। ठीक, भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाले इस ब्रिज का नाम है मैत्री सेतु, मैत्री ब्रिज। ठीक, इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। किस नदी पर है? फेनी रिवर पे है। और कोई नदी मत सोच लेना, फेनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फेनी रिवर ओरिजिनेट होती है सदर्न त्रिपुरा से। वर्ल्ड, विश्व की सबसे ओल्डेस्ट केव आर्ट, ये पीछे आपको एक आर्ट दिखाई दे रही होगी, ये जो पीछे आपको एक आर्ट दिखाई दे रही होगी, वाइल्ड पिग दिख रहा है, ये जंगली सुअर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में। इस जंगली सुअर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट केव आर्ट, गुफा जो चित्र है, recently archaeologists have discovered the world's oldest known cave art, which is a life-sized picture of a wild pig that was painted at least 45,500 years ago in Indonesia। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल में ही विश्व की सबसे ओल्डेस्ट केव आर्ट कहाँ पर मिली, या फिर वाइल्ड पिग ये जो केव आर्ट है ये किस स्थान पर पाई गई। द पिक्चर वॉज फाउंड इन दी लियोंग टेडोंगे केव इन द रिमोट वैली ऑन द आइलैंड ऑफ सुलावेसी, इंडोनेशिया। सुलावेसी द्वीप पर ये जगह का नाम है लियोंग टेडोंगे गुफा। इसके अंदर ये वाइल्ड पिग की पेंटिंग पाई गई, जो 45,500 वर्ष पुरानी पेंटिंग है। वाइल्ड पिग की पेंटिंग है और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी केव आर्ट कहलाएगी। ठीक, तो कहां पर वर्ल्ड की सबसे पुरानी केव आर्ट पाई गई? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। सुलावेसी द्वीप की स्थिति क्या है? देखो कई बार क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में सदनी चाहिए लेकिन नहीं सद रही होती, जो आपके दिमाग में सदनी चाहिए लेकिन नहीं सद रही होती, तो मैं वो आपको दिखा देता हूं ताकि आज के बाद आप उस चीज को भूलो नहीं। मिल गया। रुके रहेंगे तो चीजें दिख जाएंगी, नहीं रुके रहेंगे तो परेशान रहेंगे। तो आज इसको देख लो ताकि आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएं। खुलेगा खुलेगा, टेंशन नहीं लेंगे, ओपन होगा। खुल गया। देखो ये देखो इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा होगा, साउथ ईस्ट एशिया का मैप है, इसमें आपको इंडोनेशिया दिखाई दे रहा होगा। इस इंडोनेशिया के अंतर्गत आपको दिख रहा होगा सुमात्रा दिख रहा होगा, जावा दिखाई, देखो मैंने नीला गोला कर रखा है, नीले गोले में सुमात्रा दिख रहा होगा, जावा दिख रहा होगा, बाली दिख रहा होगा, तिमोर दिख रहा होगा, बोर्नियो दिख रहा होगा, सुलावेसी दिख रहा होगा, देखो सुलावेसी भी दिख रहा होगा, न्यू गिनी भी दिख रहा होगा। इंडोनेशिया ये जो द्वीपों का समूह है, इंडोनेशिया में आपको सुमात्रा दिख रहा होगा। कई बार वेस्ट से ईस्ट लगाने के लिए ये आइलैंड आ जाते हैं, उड़ जाओगे आप जब ये आएगा क्वेश्चन। अगर प्रिपरेशन यूपीएससी या यूपीपीएससी के स्टेट लेवल में यूपीपीसीएस अपर की तैयारी कर रहे हो, या आरओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैप में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है सुमात्रा, उसके बाद जावा, उसके बाद बाली, उसके बाद तिमोर, उसके बाद न्यू गिनी, और ये बीच में आपको सुलावेसी भी दिख रहा है, सुलावेसी और बोर्नियो। तो मैंने अभी बताया कि विश्व के सबसे पुरानी केव आर्ट जहां पाई गई वह स्थान है सुलावेसी में, गुफा का नाम है लियोंग टेडोंगे। ठीक, लियोंग टेडोंगे।
तो ये याद रखना, मैप कई बार पूछा जाता है, भूल मत जाना, ठीक। इसलिए मैंने जानबूझ के मैप दिखाया ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट जब आप देख रहे होगे, अगर आप देख पा रहे होगे वेस्ट टू ईस्ट, ढूंढने का प्रयास करो। सबसे वेस्ट में आपको साउथ ईस्ट एशिया लिखा, उसके ऊपर लिखा है सुमात्रा, उसके बाजू में लिखा है जावा, उसके बाजू में लिखा है बाली, उसके ऊपर लिखा है सुलावेसी, उसके इधर लिखा है टिमोर, और सबसे 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 राइट में लिखा है ईस्ट, सबसे ईस्ट में लिखा हुआ है न्यू गिनिया। तो अगर आप इसको समझ पा रहे होगे तो आपको इंपॉर्टेंस मैप की पता होनी चाहिए कि मैप में क्या पढ़ना है, ठीक। इसलिए मैंने जानबूझ के मैप दिखाया, मैप देखना आवश्यक है, मैप को देखना बहुत जरूरी है। तो हम वापस लौट रहे हैं, हम वापस लौट रहे हैं। आकांक्षा डीपी राजपूत, आवाज स्लो कैसे आ सकती है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका वॉल्यूम हो सकता है धीमा हो। एकदम साफ आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और चिल्लाते हैं, आवाज तो एकदम साफ आ रही, क्लियरली आ रही है। आर्या गुप्ता, अभी फिर से दिखाएंगे बोर्डिंग, टेंशन मतलब फिर से दिखाएंगे बोर्डिंग, फिर फिट करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। कभी भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम कोई दो चीजों के जो करीब होते हैं उनको नहीं उठा के रखता है, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रखेगा। उसे भी पता है कि बहुत लेटीट्यूड पे थोड़ी ना आप याद करोगे, हाँ इतने लेटीट्यूड पे इतने लॉन्गिट्यूड पे ये इतना तो याद करोगे नहीं, तो फिर से दिखाएंगे, अभी परेशान नहीं होना। अच्छा, भारत में भी कुछ ऐसी केव पाई जाती हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ ताकि आवाज आप तक पहुंचे। ये मुझे पता नहीं क्यों आवाज ऐसी कम आ रही है आपको, लेकिन आवाज तो एकदम साफ आनी चाहिए। तो कुछ ऐसी कुछ ऐसी केव्स, गुफाएं हैं जो भारत में मतलब स्टैब्लिश मतलब हैं, और इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। some of the cave with paintings in India, for example अजंता केव, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, भीमबेटका केव, ठीक। अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, भीमबेटका केव। अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी लोकेशन क्या है। तो अजंता कहाँ पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एलोरा कहाँ पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एलिफेंटा कहाँ पे है, एलिफेंटा आइलैंड मुंबई। और भीमबेटका कहाँ पर है, होशंगाबाद और भोपाल में के बीच में ये सिचुएटेड, इसका नाम है भीमबेटका, जो कि ओल्डेस्ट पेंटिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, विश्व में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, विश्व की सबसे पुरानी में ये भी एक पुरानी पेंटिंग, इसका नाम है भीमबेटका, ठीक। ध्यान रखना, अजंता की कला, जब आप सुनते हैं अजंता की कला मतलब अजंता पेंटिंग के बारे में जब आपको चर्चा की जाती है, तो आपसे बताया जाता है कि फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल में बनी हुई इस अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है उसमें बुद्ध की बातें करी गई हैं, जातक कथाओं की बारे में जानकारी। जातक कथा का मतलब होता है, जातक कथा का मतलब बुद्ध के जीवन परिचय या बुद्ध के जन्म की जो विभिन्न विभिन्न इंसिडेंट होंगे उनकी जानकारी आपको अजंता केव में मिलेगी। जबकि एलोरा केव की बात की जाए तो एलोरा केव में बुद्ध भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे और हिंदू भी मिलेंगे। बुद्ध, जैन और हिंदू 17 ब्राह्मण केव हैं, 12 बौद्ध केव हैं और 5 जैन रिलीजन से रिलेटेड केव्स हैं। ध्यान रखना, अजंता में जहां पर 29 गुफाएं हैं और 29 की 29 गुफाएं बुद्ध से रिलेटेड हैं, वहीं एलोरा में पाई जाने वाली गुफाओं में 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 ब्राह्मण धर्म से हैं, मतलब ब्राह्मण से बिलोंग करती हैं, हिंदू धर्म कह सकते हो, 12 बौद्ध रिलीजन से हैं और 5 जैन रिलीजन से हैं, इनसे संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए एलोरा केव का संबंध या एलोरा केव में जो गुफाएं हैं वो किस किस रिलीजन से रिलेटेड हैं। तो आपको हिंदू, बुद्ध और जैन ये याद रखना है, भूलना नहीं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की जो केव है उनका किस रिलीजन से संबंध है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक। इसको भूलना नहीं, पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में, कई तरीके से पूछा गया। क्योंकि हम करंट पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको बहुत ब्रीफ में चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा चीजें कम समय में आप एक्वायर कर पाओ। इसके अलावा याद रखो, यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है चैत्य, चैत्य ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के आर्किटेक्चर के अंतर्गत आप हमेशा 3 चीजें पढ़ते हो, एक पढ़ते हो चैत्य, एक पढ़ते हो विहार और एक पढ़ते हो स्तूप, ठीक। तो चैत्य क्या है, चैत्य क्या होते हैं, ये चैत्य लिखा है ना, प्रार्थना हॉल है, पूजा स्थल है, ठीक, पूजा स्थल है, टेम्पल कह सकते हैं आप इनको, ये टेम्पल है। जबकि बिहार का मतलब होता है वह स्थान जहां पर भिक्षु मॉन्क्स जाके आराम करते हैं, वो बिहार कहलाए। और स्तूप तो सबको पता ही है, स्तूप का मतलब वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, हाफ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, आधा उल्टा रख दो अगर आप भगोने को तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है,
इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर, जैसे डोम, जैसे स्तूप कहा गया, जो कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हम लोग क्योंकि केव की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट केव की बात बताई, जो कि लियोंग टेडोंगे इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर थी, जहाँ पे वाइल्ड पिग की पेंटिंग सबसे पुरानी पेंटिंग कही जा रही है। तो आपको कुछ गुफाएं जो भारत में भी हैं और जहाँ पर पेंटिंग बहुत फेमस है, एलोरा, अजंता, भीमबेटका और एलिफेंटा। ध्यान रखना, कई लोग एलिफेंटा की गुफा और हाथी गुफा से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एलिफेंटा की केव और हाथी गुफा, यह दोनों ही अलग अलग गुफाएं हैं, कंफ्यूज मत कर जाना। हो सकता है अभी आपको लगे कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और करंट अफेयर चल रहा है और ये यहाँ पे क्यों लेके चले आए। करंट अफेयर ही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आगे भी करंट अफेयर ही चलेगा, जो करंट अफेयर चल रहा है, रक्षिता एमुलेसा का करंट अफेयर ही चल रहा है। असमी अभी आपको राइफल के बारे में पता लगेगा। लेकिन कुछ जगहों पर ये पूछा जाता है, कुछ जगहों पे पूछा जाता है कि ये बताइए एलिफेंटा केव और हाथी गुफा में अंतर क्या है। तो एलिफेंटा केव याद रखो ये मुंबई में है, जबकि हाथी गुम्फा या हाथी गुफा, ये हाथी गुम्फा या हाथी गुफा ये उड़ीसा में है। ठीक, उदयगिरी हिल पर उड़ीसा में। अंतर कर लेना, एक ही चीज को मत मार के आना। एलिफेंटा केव मैं बोल रहा हूँ मुंबई में है, जबकि हाथी गुम्फा या हाथी गुफा जो कि खारवेल के द्वारा यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कलिंग में महापद्मानंद के द्वारा एक जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले जाई गई, ये चर्चा मिलती है। ठीक, तो कभी एंशिएंट हिस्ट्री के सर ने आपको पढ़ाया होगा तो उन्होंने शायद ये सब चीजें बोली होंगी। ठीक, नहीं बोली है तो फिर जब आप पढ़ेंगे तब आप उसको जान लेंगे। तो मैंने बताया अजंता कहाँ पर स्टेब्लिश है, कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलोरा कहाँ पे, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एलिफेंटा, it is located on Elephanta Island in Mumbai. There are 7 cave exhibition in the Elephanta group. और भीमबेटका, जहां मैंने बताया कि होशंगाबाद और भोपाल के बीच में मध्य प्रदेश में भीमबेटका, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग इन इंडिया। ठीक, ये भूलना नहीं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। वॉइस कैसे नहीं आ रही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर आ रही है। लोकेशन कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, रुकिए मैं अच्छा देखता हूँ क्या वॉइस का इशू है। वॉइस का क्या इशू आ रहा है, वॉइस एकदम क्लियर माइक में आ रही है। अब एकदम सही आ रही है। मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, रुकिए मैं अच्छा देखता हूँ क्या वॉइस का इशू। वॉइस का क्या इशू आ रहा है, वॉइस एकदम क्लियर माइक में आ रही है। हेलो, क्लास है मम्मी, क्लास है। अब सही आ रही है। अब एकदम सही आ रही है। अब तेज हो गई। चलें, अब इसका मतलब सही आ रही है। चलें आगे, अभी एकदम सही है। ठीक है, चलिए सही आ गई। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब एकदम सही आ रही है। अब तेज हो गई। कंटिन्यू। ठीक, तो हम लोगों ने केव्स में देख लिया, अजंता के बारे में पता लग गया, एलोरा के बारे में पता लग गया, एलिफेंटा पता लग गया, भीमबेटका पता लग गया। इवन अजंता में कौन कौन सी केव्स हैं, जिसमें 29 गुफाओं की संख्या, आपको केव्स की संख्या याद रखनी है। सबकी सब रिलेटेड है बौद्ध रिलीजन से, जहां पर जातक कथाओं की बातें की गई। जातक कथा का संबंध किसके साथ है, जातक स्टोरीज आर रिलेटेड विद किस धर्म के साथ, तो बौद्ध धर्म के साथ रिलेटेड है। साथ में याद रखो जातक कथाओं में, जातक स्टोरीज में क्या बातें की गई, तो आपको पता रहना चाहिए कि जातक स्टोरीज के अंदर बुद्ध के जन्म की घटनाएं, जो बुद्ध के जन्म की घटनाएं हैं,
जिसके अंतर्गत उनकी माता को स्वप्न आया और उसके बाद उस स्वप्न में उनको ये उनकी माता को ये पता लगा कि स्वप्न के द्वारा उनकी माता को ये पता लगा कि एक सफ़ेद हाथी अपनी सूंड में लाल फूल लेकर उनके घर में चला गया, जिसके बाद उन्होंने सपने में देखा कि एक कुछ लोग उनको स्वर्ग ले गए, वहाँ पर उनको दूध से स्नान करवाया गया। फाइनली उनका सपना टूटा तो ब्राह्मणों के या पंडितों को बुलाकर राजभवन में पूछा गया स्वप्न का मतलब क्या है, तो पता लगा कि जो बालक पैदा होगा वो बहुत प्रतापी पैदा, या तो प्रतापी बहुत होगा या शांत बहुत होगा। ये सारी चीज़ें आपको शायद बताई गई होंगी। ठीक, हम अगले करंट की तरफ बढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिहार में ये पहला, क्योंकि बिहार में पहला ये कलरव फेस्टिवल हुआ, तो याद रखना ये कलरव फेस्टिवल बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल है, जो कि नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई बिहार में हुआ। तो याद रखना नागी नकटी बर्ड सेंचुरी आपके लिए आईएएस के लिए पीसीएस के लिए बहुत फेमस हो गया। अब ये बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। हो सकता है आपसे पूछ ले, मैचिंग करा के पूछे कि बताओ नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर, वहां सामने लिख दे नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये जमुई बिहार में नागी नकटी बर्ड सेंचुरी है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल कलरव नाम से यहीं पे ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना, भूलना नहीं। आगे चल रहे हैं। रक्षिता एम्बुलेंस के बारे में आपको याद रखना है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा हाल ही में सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को एक मोटर बाइक आधारित, पीछे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये मोटर बाइक बेस्ड एम्बुलेंस है। जैसे कई जगह पे भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहां पर आप एम्बुलेंस जो 4 व्हीलर होती है उसको लेकर नहीं पहुंच सकते, तो डीआरडीओ के द्वारा सीआरपीएफ के लिए ये रक्षिता एम्बुलेंस चलाई गई है, रक्षिता एम्बुलेंस बनाई गई है। डीआरडीओ की ही एक लेबोरेटरी जिसका नाम है इनमास का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, नई दिल्ली में स्थापित है ये इंस्टीट्यूट। याद रखना इनमास कहाँ पर स्थापित है, तो आपको इनमास की लोकेशन पता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस ये नई दिल्ली में स्थापित है। ये डीआरडीओ के अंतर्गत एक लेबोरेटरी है जिसके द्वारा ही रक्षिता एम्बुलेंस को सीआरपीएफ को समर्पित किया गया। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को, इसके लिए एक एम्बुलेंस बनाई गई जो कि मोटर बाइक बेस्ड है, इसका नाम है रक्षिता एम्बुलेंस। ठीक, भूलना नहीं, याद रखना। रक्षिता एम्बुलेंस अभी हाल में ही चर्चा में रही, रक्षिता एम्बुलेंस का संबंध इसके साथ है। या रक्षिता एम्बुलेंस के लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अस्मी क्या है? अस्मी हाल ही में चर्चा में रहा। अस्मी ये मशीन पिस्टल है। अस्मी के बारे में इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल, हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इन्फेंट्री स्कूल महो एंड डीआरडीओ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडीई पुणे के द्वारा, एआरडीई पुणे और इन्फेंट्री स्कूल महो के द्वारा, इन दोनों के द्वारा भारत की पहली इंडिजिनस खुद ही बनाई हुई 9mm मशीन पिस्टल्स का नाम है अस्मी। ठीक, अस्मी का नाम याद रखना। अस्मी, द पिस्टल इज नेम्ड अस्मी, इसका मीनिंग है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। फायरिंग रेंज तकरीबन इसकी 100 मीटर है। वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई बार यूपीएससी में वन लाइनर फैक्चुअल स्टेटमेंट पड़े रहते हैं, जैसे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऐसे स्टेटमेंट कई बार आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो परेशान मत होना, आराम से इसको टैकल कर लेना। मेरे को कर्सर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ इस सिस्टम में। जब से मैंने आप लोगों की वॉइस इसको सही करने की कोशिश की है तब से मुझे दिक्कत हो गई, बस ज़्यादा ही वॉइस सही हो गई। बहुत सारा करंट है, इसलिए करंट में उलझन ना हो तो आराम से बैठे बैठे पढ़ते रहिए। आगे चले, नेक्स्ट। दी लाइन क्या चीज़ है? दी लाइन, ये न्यूज़ में रहा। दी लाइन ये क्या चीज़ है? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी दी लाइन का इनॉग्रेशन किया। ये दी लाइन क्या चीज़ है? ये फ्यूचर सिटी है जो कि सऊदी अरब की $500 बिलियन की नियोम परियोजना, इनकी एक परियोजना, इसका प्रोजेक्ट का नाम है नियोम प्रोजेक्ट। इस नियोम प्रोजेक्ट के अंदर ये एक लाइन, दी लाइन नाम से एक फ्यूचर सिटी बना रहे हैं। इस सिटी की विशेषता ये होगी कि इसमें किसी भी तरह का कार्बन इमिशन नहीं होगा। साथ ही साथ इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होगी। पता नहीं कैसे हवा में उड़ने वाले हैं क्या, बिना कार्बन इमिशन कैसे हो सकता है। लेकिन
सऊदी अरब ने इस अत्याधुनिक रिलाइन शहर में कुल 1 मिलियन लोग रहेंगे, 1 मिलियन लोग रहेंगे, और इस शहर का बुनियादी ढांचा बनाने में लगभग 100 से 200 बिलियन डॉलर तक की लागत आएगी। हो सकता है आपसे पूछा जाए नियोम प्रोजेक्ट का संबंध किसके साथ है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लाइन के बारे में स्टेटमेंट लिखे रहे। दी लाइन सिटी हाल ही में चर्चा में रही, यहाँ पर कार्बन इमिशन 0% होगा। हो सकता है आप ऐसे सोचो कार्बन इमिशन 0% कैसे हो सकता है, जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो ऐसी सोच आपके दिमाग में आएगी, और अगर पढ़ा होगा तो नहीं आएगी, पढ़ा होगा तो नहीं आने वाली। जूको वैली ये क्या है, याद रखना, ये जो जूको वैली है, अभी हाल में यहाँ के जंगलों में आग लग गई तो डी जूको वैली लोग पढ़ते हैं, डी साइलेंट रहता है तो इसे कहते हैं जूको वैली। ये जूको वैली, जूको घाटी के बारे में ध्यान रखो, इसकी लोकेशन कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूको घाटी के बारे में याद रखो। द 2 वीक लॉन्गर फॉरेस्ट फायर इन जूको वैली ऑन नागालैंड मणिपुर बॉर्डर हैज बीन डाउस्ड, फाइनली बुझा दी गई। तो ये आपको दिख रहा है, लोकेशन में देखना, ये देखो जूको वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस जूको वैली की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर दिख रही है आपको, नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर की बॉर्डर पे है ये जूको वैली, ठीक, याद रखना, भूलना नहीं। It is also known as, या it is popularly known as Valley of Flower, is located at the border of Nagaland and Manipur। Valley of Flower भी कहते हैं, ध्यान देना, कुछ लोग हो सकता है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क तक पहुंच जाए, इसे वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। नॉर्थ उत्तर पूर्व का वैली ऑफ फ्लावर यही है जूको वैली। तो ये जूको वैली के बारे में जो फैक्चुअल चीज है वो याद रखो, पहला इसका लोकेशन कहाँ पर है, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे, और दूसरा इसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज वैली ऑफ फ्लावर, ठीक। It is situated at an altitude of 2,438 meter behind the Japafu mountain range. Behind the Japafu mountain range, it is one of the most popular trekking spot in the northeast। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए जापफू माउंटेन रेंज का संबंध इनमें से किस जगह से है, तो आपको ये चीजें जूको वैली के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक, पता होनी चाहिए, भूलिएगा मत। साथ में ये जो जूको वैली है जापफू पीक पर एडजेसेंट किसके पास में ये स्थापित है, किसके पास में ये बनी हुई है, ये जूको घाटी पुली वडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागालैंड की ये वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है पुली वडजे, क्योंकि जनवरी 2021 में इस जगह पर फॉरेस्ट फायर को फाइनली बुझा लिया गया। तो जूको वैली आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकती है, या फिर पुली वडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम देखो गंदा सा है, पुली वडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्टैब्लिश है, तो आपको याद होना चाहिए नागालैंड में है, ठीक, भूलना मत। एक क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस ने 2020 के प्री में ही पूछ डाला था, उस क्वेश्चन का नाम था अंगामी पीपल का संबंध कहां से है, लोगों ने अंडमान निकोबार मार दिया, ये अंगामी पीपल का घर है जूको वैली, ठीक, अंगामी पीपल का घर है जूको वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक। आगे चल रहे हैं, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, वैसे गुड इवनिंग चल रहा है, आफ्टरनून पता नहीं क्यों हो रहा है, 4 के बाद तो गुड इवनिंग चलेगा। तो पुली वडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूको वैली की लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ में एक चीज आज बांध लो, जो पहली बार फ्रेशर हैं और पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने हमेशा से मैप पे बहुत एम्फेसाइज किया हुआ है कि मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। जितने लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, धीमे धीमे यूपी पीसीएस भी मैप को आधार बनाता चला जा रहा है। जब भी पढ़ रहे हो और जो भी पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो और चाहे वो ज्योग्राफी हो, इन दोनों ही जगहों पर आप मैप का सहारा लेके पढ़ने की कोशिश किया करो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको मेडिवल हिस्ट्री में जब पढ़ाया जाए, मुगल बादशाह की कहानियां सुनाई जाए, मुगल बादशाह के बारे में बताया जाए, तो आपके पास मैप होना चाहिए। अगर अशोक की बातें की जा रही तो आपके पास मैप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ओ चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से लेकर यहाँ तक शासन किया, इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस के कबीलों पर भी कब्जा किया, इसने सेल्यूकस निकेटर के द्वारा दिए हुए जगहों पर भी कब्जा किया, दक्षिण भारत में यहाँ तक कब्जा किया, उसके बेटे बिंदुसार के द्वारा यहाँ तक कब्जा किया गया। अगर ऐसी चीजें आप मैप पे लिखते चले जाओगे तो आपको आसान रहेगा, ठीक। यही ज्योग्राफी में भी हमेशा होता है, मैप आधारित चीजों को पढ़ो। मैप जहाँ पे अगर साथ में मैप रखोगे तो चीजें बहुत आसान सी लगेंगी, मैप नहीं रखोगे तो कठिन सी लगेंगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन आता है कि खुर्रम का नाम आप लोग हमेशा सुनते हो कि खुर्रम कौन है, तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको हमेशा बताया जाता है
कि मुगल डायनेस्टी के अंतर्गत या मुगल साम्राज्य के मुगल बादशाहत के अंतर्गत, सल्तनत नहीं कहते उसको, बादशाहत कहते हैं, इसके अंतर्गत आप हमेशा खुर्रम का नाम सुनते हो। खुर्रम के बारे में हमेशा आप लोग सुन रहे होते हो, इसे कहा जाता है शाहजहां। ठीक, खुर्रम मतलब शाहजहां। तो ये शाहजहां क्यों है, क्यों आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे शाहजहां कहा जाने लगा, तो इसे शाहजहां क्यों कहा गया, ये तब आप जरूर समझ पाओगे जब आपको अहमदनगर की पीस ट्रीटी के बारे में पता हो। अहमदनगर की शांति ट्रीटी, शांति संधि हुई, उसके बारे में जब पता होगा तो आपको खुर्रम को शाहजहां क्यों कहा गया ये तब समझ में आएगा। और अहमदनगर पीस ट्रीटी अगर पढ़ोगे तो मैप में अहमदनगर की लोकेशन जरूर देखनी चाहिए ताकि चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएं। ये पर्सनल गाइडेंस की तरह इसको मैं दे रहा हूँ, पर्सनली आपको इसको फॉलो करना चाहिए, मैंने दिया है तो इसको फॉलो करिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जूको घाटी के बारे में, पहला कहाँ पे लोकेशन क्या है, नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पे। दूसरा, इसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। तीसरा, ये जापफू माउंटेन रेंज पे स्टैब्लिश है। चौथा, ये पुली बडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एडजेसेंट पास में स्थापित है, तो याद रखना पुली बडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इसके साथ में याद रखो कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, उत्तर से दक्षिण आपकी टिप पर रटे होने चाहिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपकी टिप पर रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, इसके अलावा आपका होमवर्क है आर्टिकल 371, आर्टिकल 371, आर्टिकल 371, कुछ नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज्य हैं जिन पर आर्टिकल 371 के कुछ सब क्लॉज या क्लॉज, फॉर एग्जांपल 371 का बी और ए जब आप पढ़ रहे होते हो, जैसे आर्टिकल 371 में लिखा है महाराष्ट्र और गुजरात की बात, उसके बाद ए में आओगे तो नागालैंड मिलेगा, बी में आओगे तो असम मिलेगा, सी में आओगे तो मणिपुर मिलेगा, डी में जाओगे तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहुंच जाओगे, ई में फिर आंध्र प्रदेश आ जाओगे, एफ में जाओगे तो लौट के आओगे सिक्किम चले जाओगे, जी में आओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे। तो ये आपको जब भी आप पढ़ो तो कोरिलेट करते करते पढ़ो, कोरिलेट कर लिया करो कि हाँ ये पिछली बार पढ़ा था कि 371 ए में नागालैंड के बारे में चर्चा की गई है, आर्टिकल 371 बी में असम के बारे में स्पेशल स्टेटस दिया गया, कुछ बातें करी गई, स्पेशल स्टेटस के अंदर कुछ बातें की गई हैं। तो ये चीजें इस प्रकार से पढ़ोगे तो आसानी रहेगी। साथ में याद रखो, ये नॉर्थ ईस्ट में दो ऐसे स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, पास करती है। ठीक ठीक, याद रखना, भूलना मत, आने वाले प्रश्न है जो आते हैं और बहुत खतरनाक स्तर से आते हैं। आगे चल रहे हैं, बिल्कुल बफर नहीं कर रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ही बफर नहीं कर रहा है। कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं जो भारत में मनाए जाते हैं और जनवरी में मनाए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों के हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं जो आपको पता होने चाहिए। दी हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल हैव रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। भारत में हर जगह पर ये मनाए गए। तो ये जो त्योहार, जो फेस्टिवल है जिन्हें हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल कह रहे हैं, तो इन फेस्टिवल को क्या नाम है और किन जगहों पर मनाए जाते हैं, कई बार मैचिंग में चलता है। तो एक जगह तो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और एक जगह मैंने लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल पोंगल, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल तमिलनाडु का है, केरल मत मार देना, कई बार पोंगल के नाम से केरल मुंह से निकल के चलता है। ठीक, पोंगल तमिलनाडु, ठीक, पोंगल तमिलनाडु। इसके अलावा मकर संक्रामना कर्नाटक, ध्यान रखना, मकर संक्रामना कर्नाटक, लोहड़ी पंजाब और जम्मू कश्मीर, माघी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जबकि उत्तरायण मतलब सूर्य का उत्तर की तरफ जाना, उत्तरायण कहला रहा है, ये गुजरात में। भूलना मत, कई सारे वनडे लेवल के एग्जाम में उत्तरायण बहुत फेमस क्वेश्चन है, जबकि पोंगल यूपीपीसीएस का बहुत फेमस क्वेश्चन है। मकर संक्रामना ये यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछने लगती है, मैचिंग कराने चलती है, तब पूछती है। ठीक, ध्यान रखना, भूल मत जाना, भूल जाओगे तो आपका मन है। ठीक, जबकि एक और फेस्टिवल है मकर विलक्कू, नाम लिख देते हैं मकर विलक्कू, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम है, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू। डायग्राम में देखो, आपको मालाबार कोस्ट पे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं आसान भाषा में आपको राज्य का नाम बोलूं, मैं बोल रहा हूं मालाबार कोस्ट में या मालाबार कोस्ट में आपको यह मकर विलक्कू फेस्टिवल लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। तो अगर आप मालाबार कोस्ट तक पहुंच चुके होंगे तो आपको मकर विलक्कू मिल गया होगा। अगर आप मालाबार कोस्ट को सोच पाए होंगे तो आपको याद आ चुका होगा कि भारत, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, जब पुर्तगाल
के लोग भारत पहुंचे, खासकर 1498 में जिस एक व्यक्ति का नाम आप सुनते हो, जो कि अब्दुल माजिद की सहायता से, अब्दुल माजिद नामक एक गुजराती व्यापारी की सहायता से, यह व्यक्ति, इसका नाम था वास्को दी गामा, ये भारत पहुंचा। तो ये मालाबार तट पर ही पहुंचा था। और ये मालाबार तट में किस स्थान पे पहुंचा था? तो शायद आपने पढ़ा होगा कि मालाबार तट पे जब ये पहुंचा तो जमोरिन नाम के राजा के द्वारा इसका स्वागत किया गया। ये है वो विलक्कू, मकर विलक्कू, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, केरल, मकर विलक्कू, याद रखना, भूलना मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लोहड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बहुत बार। आगे चलें। शायद आएगा, पता नहीं। सौरभ पांडे जी, मैप के लिए आप लोग स्कूल एटलस की कोशिश करो, लो, ब्लैक स्वान की आती है, ब्लैक स्वान की एटलस जो भी लेना है ब्लैक स्वान की लेनी है, ऑक्सफोर्ड की नहीं लेनी है। ब्लैक स्वान में फ़ायदा ये है कि बहुत इजीली चीज़ें दिख जाती हैं, ऑक्सफोर्ड थोड़ा टफ पड़ता है पहली बार देखने में, तो ब्लैक स्वान लो, ज़्यादा आसान है। ओरिएंटल ब्लैक स्वान का मैप ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्लियर समझ में आता है उसमें। ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, इसके बारे में याद रखो। हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के आधार पर हर वर्ष हम लोग 12 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे मना रहे होते हैं, नेशनल यूथ डे मना रहे होते हैं। ये नेशनल यूथ डे, इसकी शुरुआत 1984 में नामित किया गया था, ये राष्ट्रीय युवा दिवस। वर्ष 2021 में, ईयर 2021 में इसकी थीम है युवा उत्साह नए भारत का, इसकी थीम है युवा उत्साह नए भारत का। ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम है युवा उत्साह नए भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस महोत्सव को 12 से लेकर 16 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किसी राज्य सरकार के सहयोग से इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। आपका होमवर्क है, आपको पता करना है इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। ये तो नेशनल यूथ डे है, आपको पता करना है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपका घर का होमवर्क है कि आपको अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस को ढूंढना है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील, ये सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी डील ये किन्हीं मतलब देशों के बीच या किसी एक समूह देशों के बीच में ये सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी डील हुई। तो आपको याद रखना है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंतर्गत, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंतर्गत सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी डील को साइन किया गया सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरब में गल्फ कोऑपरेशन और काउंसिल में कुछ मतलब जो इसके देश हैं उनके द्वारा सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, सॉलिडेरिटी मतलब एक समान रूप से एकता बनी रहे और स्टेबिलिटी स्थायित्व बना रहे, इसके लिए इसके कारण कतर पर से, कतर में नाम बोला फिर से ढूंढना, कतर पर से इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के द्वारा लगे हुए प्रतिबंधों को, जो प्रतिबंध इस पर लगा दिए गए थे उन्हें हटा लिया गया। क्यों हटा लिया गया? टू मेंटेन सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक, टू मेंटेन सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी। ध्यान रखो ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ये इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन which was established by an agreement concluded in 1981। 1981 में बनी हुई संस्था है, 1981 में बनी हुई संस्था है। एमंग किन कौन कौन आते हैं इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंतर्गत? कुवैत आता है, बहरीन आता है, ओमान आता है, कतर आता है, सऊदी अरब आता है और यूएई आता है। ध्यान रखो कौन कौन सी कंट्री हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंतर्गत आती हैं, वो सारे देश आपको दिखाई दे रहे हैं जो पारस की खाड़ी या फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के आसपास हैं। लेकिन ध्यान रखना पर्शियन गल्फ के आसपास सारे देशों को मत जोड़ देना, ईरान इराक भी मत मार देना, ठीक, ईरान इराक भी मत मार के चले आना। तो पर्शियन गल्फ के आसपास जो कंट्री हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई, इनको मिला के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना 1981 में की गई, ठीक, 1981 में की गई। आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो मैप में आप लोग देख रहे हो, जो आपको ये पर्शियन गल्फ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, ये है ओमान की खाड़ी, बीच में एक आपको ये स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट जल संधि जिसे हम लोग कहते हैं,
क्या कोई मुझे बता सकता है कि पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? ये इस स्ट्रेट का नाम क्या है? कोई इस स्ट्रेट का नाम बता सकता है कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? क्या नाम बताया जा सकता है लोगों के द्वारा? क्या नाम बता सकते हैं? अगर नाम बता पाएंगे तो आराम रहेगा, नहीं बताएंगे दिक्कत में रहेंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने स्टेट ऑफ, आशुतोष जायसवाल ने स्टेट ऑफ मलक्का बता दिया, कोई बात नहीं। बाकी लोगों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोला है। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बाबल मंदिब, नैन्सी वर्मा जी ने बताया बाबल मंदिब, वेरी गुड। अच्छा, हॉर्मुज पे आ गए हैं आशुतोष जायसवाल फिर से हॉर्मुज पे आ गए, हारमुज पे आ गए। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखो ऐसा गलती मत करो, जो गलती करने के प्रयास में ऐसी गलती मत करो। बाबल मंदिब या फिर स्टेट ऑफ मलक्का, ये इस तरीके से मत बोलो, बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कई बार जब मैप नहीं देखोगे तो ऐसी ही बातें बोलोगे, और जब कई बार मैप देख लोगे तो ऐसी बातें नहीं बोलोगे। इसलिए मैंने आपसे बोला कि मैप को कई बार देखने का प्रयास करो, ताकि कम से कम छोटी छोटी चीजें याद रह जाएं। ठीक, ये रेड सी दिख रहा है आपको, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको स्वेज कैनाल दिखने लगेगी। ठीक, स्वेज कैनाल दिखने लगेगी। उसके ऊपर निकलोगे तो आपको मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर दिखने लगेगा। तो इस मैप को बार बार देखने की कोशिश किया करो। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, बाबल मंदिब नहीं है। ठीक, स्टेट ऑफ मलक्का तो फिर आप इंडोनेशिया वाले एरिया पे पहुंच गए, मलक्का वाला जल संधि ये नहीं है, ये हॉर्मुज है, ये याद रखना, भूलना मत। ठीक, कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है, बताइए सऊदी अरबिया, जो सऊदी अरबिया आपको दिख रहा होगा, या फिर ओमान, ओमान किन देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? तो सऊदी अरब आपको दिख रहा है, ये यमन है, ये दिख रहा है। इसके अलावा यूएई आपको दिख रहा होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर इस एरिया से बहुत क्वेश्चन बनता है, इस एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस एरिया को ध्यान रखो। साथ में इस एरिया से बहुत क्वेश्चन बनता है, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एरिया से बहुत क्वेश्चन बनेगा। ठीक, देखना मैप खोल के दिखेगा। अगला करंट अफेयर आपका, नेक्स्ट करंट अफेयर, स्टेट ऑफ मलक्का नियर अंडमान, सॉरी फॉर द मिस्टेक, कोई बात नहीं। अगला करंट अफेयर है, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट, they have recently agreed to resume negotiations to resolve their decade-long complex dispute over the Grand Renassa Dam hydro power project in the Horn of Africa। तो आपके लिए इस करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि ये ग्रांड रेनासा डैम इन किसके बीच में डिस्प्यूट था, तो ये पता लग गया आपको कि ये डिस्प्यूट समझ में आ रहा है, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में था। दूसरा ये कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इरित्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और दीजोबती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं मैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इरित्रिया, दीजोबती, इथियोपिया और सोमालिया। और मैं जब भी इथियोपिया का नाम लूं तो मैं हमेशा बोलता हूं, एक व्यक्ति का नाम आपके जहन में हमेशा चलना चाहिए, जिसके बारे में बोलते हैं रजिया फसी गुंडों में। इस व्यक्ति का नाम है जलालुद्दीन याकूत। ठीक, हमेशा आपको ये याद होना चाहिए। इतनी बार मैं शायद इस अभ्युदय क्लास के दौरान ये नाम बोल चुका हूं कि अब आपके जहन में ये नाम रटा होना चाहिए, जलालुद्दीन याकूत। ठीक, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री हैं? सोमालिया, इथियोपिया, इरित्रिया और दीजोबती। शॉर्ट ट्रिक है सीड, SEED। ठीक, भूलना नहीं, याद रखना। ग्रांड रेनासे डैम ये किनके बीच में डिस्प्यूट था? तो इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में ये डिस्प्यूट था, जिसका नाम है ग्रांड रेनासे डैम। ठीक, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। यक्षगान, ये क्या करंट अफेयर है? अभी हाल में ही साधु कोठारी नामक यक्षगान कलाकार की मृत्यु हो गई। डांस करते समय मंच पर प्रदर्शन के दौरान ही इनका निधन हो गया। तो यक्षगान का संबंध, ये जो यक्षगान का संबंध कहाँ से है? तो यह आपको याद रखना है कि यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध फोक डांस है, लोक नृत्य है। कर्नाटक में यह परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो यक्षगान का संबंध, यक्षगान फोक डांस, ये कहाँ से संबंधित है? तो आप बोलेंगे कर्नाटक से संबंधित है। यूपीएससी ने 2014 या 13 में प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक, यक्षगान का संबंध किसके साथ है, किस देश के साथ है, किस राज्य के साथ है? यक्षगान का शाब्दिक अर्थ है यक्ष के गीत। इसमें संगीत की अपनी एक अलग शैली होती है।
जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत से अलग होती है। ध्यान देना, इस यक्षगान के अंतर्गत जो संगीत हो रहा है वो भारत का जो क्लासिकल म्यूजिक है और कार्नेटिक म्यूजिक है और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इससे अलग तरह का म्यूजिक यहाँ पर बजाया जाएगा। इसकी विषय वस्तु, जो इसकी थीम होती है, मिथकीय कथाओं तथा पुराणों, विशेष तौर पर रामायण और महाभारत पर आधारित होती है। इसकी थीम क्या होगी इस यक्षगान फोक डांस की? महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित थीम होगी। वो कथाएं चल रही होगी, उसी के आधार पर यक्षगान की परफॉर्म किया जा रहा होगा। इसे प्रदर्शित करने वाले कलाकार समृद्ध डिजाइनों के साथ चटकीले रंग बिरंगे परिधानों एवं विशाल मुकुट का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं ऐसी बातें क्यों करना चाहते हैं कि विशाल मुकुट का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे रंग बिरंगे परिधान पहन रहे हैं, रामायण और महाभारत की कथाओं पर ये परफॉर्मेंस की जा रही है, उनके नाटक रामायण और महाभारत में जो लवकुश की चर्चा की गई, ऐसे नाटक करे जाएंगे, ये क्यों बता रहे हैं? ये थोड़ी ना यूपीएससी पूछता होगा। यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रख देगा कि यक्षगान की जो थीम होती है वह यक्षगान की थीम रामायण और महाभारत आधारित नहीं होती, या फिर कुछ ऐसी थीम लिखेगा जिसको पढ़ के आपको अपना अनुभव हो जाए। तो लिख देगा कि यक्षगान में शिव तांडव से संबंधित थीम पर परफॉर्मेंस की जाती है, तांडव लिख दे, या कुछ और चीजें लिखने के प्रयास करने लगे, तो आपको याद रखना कि यक्षगान जो परफॉर्म करता है वो परफॉर्मेंस रामायण और महाभारत पुराणों पे, विशेष तौर पे रामायण और महाभारत पर आधारित होती है। ठीक, साथ में याद रखो इसके जो कलाकार होते हैं, ये बहुत बड़ा मुकुट, देखो पीछे आपको मुकुट दिख रहा होगा, बहुत बड़ा, ये देखो देखो इतना बड़ा मुकुट लगाया हुआ है, इतना बड़ा है, ये देखो रंग बिरंगा, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, बहुत बड़ा मुकुट लगाएंगे। ये देखो मूछे, दाढ़ी, एकदम मुंह एकदम सजा सजा, नीचे की परिधान में आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन रंग बिरंगी, वो भी रंग बिरंगी थी एकदम। तो इट इज परफॉर्म विद परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट लाइक चेंडा, मतलब चांदा, पुंगी, हारमोनियम, जगता, ये सब लिखा हुआ है। मदाला एक प्रकार की ढोलक है, तो मदाला का प्रयोग कर रहे हैं, चांदा का प्रयोग कर रहे हैं, पुंगी का प्रयोग कर रहे हैं, हारमोनियम का प्रयोग कर रहे हैं। द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड्स आर फ्रॉम द महाभारत, द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्र विवाह एटसेट्रा, एंड फ्रॉम रामायण लिखा हुआ लवकुश युद्ध। तो इस तरह की कथाओं पर आधारित है यक्षगान, जो कि फोक डांस है। कहाँ का फोक डांस है? कर्नाटक का फोक डांस है। ऐसे ही कई सारे फोक डांस भारत में हैं जिनकी लोकेशन आपको जरूर थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नौटंकी कहाँ का डांस है? ये नौटंकी उत्तर प्रदेश। जात्रा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ईस्टर्न बिहार। ध्यान देना, जात्रा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। कोडियट्टम केरला पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आपको ध्यान देना है। मुडियट्टू केरला। माच बहुत बार पूछा हुआ है, मध्य प्रदेश। और भांड पत्थर ये कश्मीर का डांस, फोक डांस फॉर्म है। पूछी हुई चीजें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी, पूछी हुई चीजें हैं ये सारी की सारी, सारे पूछे गए हैं, मैचिंग कराई गई है उठा उठा के। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जात्रा कहाँ का है, कोडियट्टम कहाँ का है, मुडियट्टू कहाँ का है, नौटंकी कहाँ का है, तमाशा कहाँ का है, माच कहाँ का है, भांड पत्थर कहाँ का है, ये सारे पूछे हुए हैं। आपको लोकेशन, किस राज्य में कौन सा थिएटर फॉर्म कराया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने आपसे बताया कि नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, इसकी विषय वस्तु प्रायः प्रेम प्रसंग युक्त फारसी साहित्य पर आधारित होती है। तमाशा ये महाराष्ट्र का है, इसका विकास गोंधल, जागरण और कीर्तन जैसे लोक कला के रूप में हुआ। जात्रा यह है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी बिहार में ये रंगमंच रूप का ऑर्गेनाइजेशन कराया जा रहा है। इसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। प्रारंभ में चैतन्य प्रभाव के कारण इसे कृष्ण यात्रा के रूप में जाना जाता था। ठीक, इसे कृष्ण यात्रा के रूप में जाना जाता था। इसका जो कौन कौन से राज्यों में ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, पूर्वी बिहार। देखो मेरी बात मान के चलना, अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यह क्लास को सक्षम नहीं होगे अपने अंदर आत्मसात करने में। उसका कारण ये है, करंट अफेयर अपने आप में बहुत बड़ी, महाभारत खुद में एक बहुत बड़ा काव्य, मतलब काव्य ग्रंथ कहोगे उसमें, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें ये नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं और जो ऑनलाइन लाइव बैठे होंगे, उनको ये करंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ाया, वो एकदम नया देख रहे होंगे कि इन्होंने हमें तो नहीं बताया, हमें नहीं बताया कुडियट्टम के बारे में, यहाँ बता रहे कुडियट्टम के बारे में, हमें मुडियट्टू के बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ करंट अफेयर का लेवल हल्का अलग चल रहा होता है। और अगर आप फ्रेशर हैं
तो आपके लिए ये करंट अफेयर बहुत बोझ है, ये आप इसको संभाल नहीं पाओगे, नहीं संभाल पाओगे तो आप भागोगे, और जब आप भागोगे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आपसे भागने लगेगी। ठीक, इस चीज को हमेशा समझो, जिस चीज से आप भागने का प्रयास करोगे वो चीज आपका पीछा छोड़ेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन से मैथ से भाग रहे होगे, आज भी मैथ देनी पड़ती है और लगानी पड़ती है, मजबूरी है, मैथ नहीं आएगी तो सीसेट नहीं निकलेगा, सीसेट में परेशान रहोगे। भले ही आपका मैथ का मतलब रीजनिंग साथ में मिक्स होकर चलेगी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो आज का आपका पीछा आज भी नहीं छोड़ रहा। भले ही आपकी जीएस कितनी भी अच्छी हो, कई ऐसे बच्चे हैं जो जिनका जीएस बहुत अच्छी है, 160 नंबर लेके आते हैं जीएस में, लेकिन सीसेट में फेल कर जाते हैं। तो जो चीज से आप भागोगे वो चीज आपके पीछे जरूर पड़ेगी। करंट अफेयर से भाग रहे हो कि नहीं हम करंट अफेयर के बिना आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, यूपीएससी तो दाएं हाथ का खेल है, जीवन में नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, शांत चित्त होके बहुत ध्यान से, हो सकता है ये पहली बार में दिमाग में ना उतरे, लेकिन जब मैं सर को पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आपके दिमाग में यह चीज बहुत आसानी से उतर रही होगी। दोबारा फिर से घर पे बैठ के पढ़ना, कल पढ़ना, परसों फिर से देख लेना, 5, 10, 15 मिनट के लिए दो टॉपिक करके उठाना, मैं एक साथ कई सारे बता रहा हूँ, आप दो करके उठाना, चाह कोशिश करना कि इसको लिख पाओ, नोट डाउन कर लो कुछ पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फोक डांस, ये जो रंगमंच रूप है, ये आपको थोड़े बहुत जरूर रटे होने चाहिए। जैसे माच मैंने बताया, माच और माचा मध्य प्रदेश का ये फोक डांस है, रटा होना चाहिए। मुडियट्टू और कुटियट्टम ये रटे होने चाहिए, पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए, ठीक, बहुत बार पूछे गए। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से दो। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, भावना, ये जो रंगमंच रूप है ये असम का है। अब यहाँ पे ये भावना भले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लिखा है यह श्रीमंत शंकर देव, जो कि एक असमिया संत विद्वान थे, की रचना पर आधारित है। ये नाटक ब्रजावली, जो असमिया और मैथिली मिश्रित एक अद्वितीय भाषा है, में लिखे गए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, शंकर देव का संबंध, ये जो सूफी भक्ति आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का संबंध किसके साथ है, तो आप कहेंगे असम, कामरूप वाले राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक। भांड पाथेर ये कश्मीर से संबंधित है। ये कश्मीर का प्रमुख फोक डांस है जो कृषक समुदाय से गहराई से जुड़ा हुआ है। मैचिंग आएगा तो कर लोगे। भांड पाथेर कहाँ का डांस है, फोक डांस, कश्मीर का है। माच कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। भावना कहाँ का है, असम का है। मुड़ियट्टम कोटियट्टू कहाँ के हैं, केरल के हैं। इसके अलावा तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नौटंकी तमाशा कहाँ, महाराष्ट्र में ही लोग तमाशा करते हैं। नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के लोग नौटंकी ज्यादा करते हैं। और जात्रा कहाँ का है, जात्रा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी बिहार, ठीक। जात्रा पे फोकस रखना क्योंकि 3 राज्यों के साथ चल रहा है। ड्रग मिनाज इन इंडिया, भारत में ड्रग को लेकर बड़े पंगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जब आपने केस सुना तो उसमें एक नया एंगल, ड्रग एंगल जोड़ा गया। तो कुछ चीजें जो कंटिन्यूसली आपसे पूछी जाती हैं, इवन खासकर पंजाब के लोगों के द्वारा भी एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाया गया जिसने ड्रग पर काम करना शुरू किया। तो ये मैंने जानबूझकर इस टॉपिक को उठाया ताकि आपको गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में आज जानकारी मिल जाए कि ये गोल्डन क्रेसेंट भारत में, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो जब आपको वहाँ आंसर राइटिंग में नार्कोटिज्म पूछा जाता है तो उस नार्को टेररिज्म के अंतर्गत या नार्कोटिज्म के अंतर्गत आपको गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल को जरूर नोटिफाई कराना होता है। ये गोल्डन क्रेसेंट क्या है, तो आपको गोल्डन क्रेसेंट ये दिख रहा होगा, बना हुआ है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। कौन कौन से देश दिख रहे हैं आपको, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यह गोल्डन क्रेसेंट के अंतर्गत आते हैं। जबकि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन दिख रहा है आपको, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ठीक। ध्यान रखना, पूछा जाता है ये प्रश्न, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि गोल्डन क्रेसेंट भारत की लोकेशन गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी ड्रग का व्यापार जरूर हो रहा होगा क्योंकि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ये दोनों ही जगह ड्रग के व्यापार के लिए बहुत फेमस है, ठीक, बहुत ज्यादा फेमस है। ये लिखा है, इंडिया इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन of the world, that is the golden triangle on one side and the golden crescent on other। तो भारत गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में सैंडविच की तरह फंसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी ड्रग का व्यापार हो रहा होगा। इसी पे रोक लगाने के लिए नार्कोटिक्स ब्यूरो भारत में काम कर रही होती है। गोल्डन क्रेसेंट में कौन से देश आते हैं, ईरान आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जबकि गोल्डन ट्रायंगल में कौन से आते हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको ये जरूर दिखेगा कि लाओस साउथ ईस्ट एशिया में अकेला एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड है, स्थलवृद्ध है, ठीक। आगे चले,
नेक्स्ट चल रहे हैं। इफ एनी ग्रुप देन हाउ कैन आई ज्वाइन इट सर, गाइड मी फॉर क्लास इन्फो एंड PDF। सौरभ, इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन अभ्युदय, अगर आप अभ्युदय में इनरोल नहीं हो तो आपको ये PDF, अभ्युदय के जितने भी बच्चे हैं उनको तो PDF पहुंच जाती है। अगर नहीं इनरोल हो तो आप प्रियांशु दुबे अगर टेलीग्राम पे ढूंढोगे, प्रियांशु दुबे 123, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। वहां पर भी ये PDF मैं डाल दूंगा बाद में, लेकिन पहले तो सर अभ्युदय में ही डालेंगे, उसके बाद मैं दे दूंगा। या इंडिविजुअली अगर आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे पिंग कर देंगे तो भी मैं दे दूंगा। ठीक, इंडियन पेंगोलिन के बारे में क्या है, उड़ीसा में इसका शिकार किया गया तो करंट में ये न्यूज आ गई। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाई जाती है। ये चीनी पेंगोलिन वो चीनी नहीं है जो समझ रहे हो खाते हो, चाइना वाली पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन एक बड़ा एंट ईटर है, चींटी खाने वाला, ये जो आपको जीभ दिख रहा है, जिसकी पीठ पर ये आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल दिख रहा है, ये बहुत मजबूत स्केल है, जिसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना की 11 से 13 तक पंक्तियां होती हैं। ये आपको दिखेंगी, ये शल्कनुमा इस तरीके से दिखेंगी, ये शल्क ऊपर लगी हुई है प्रोटेक्शन के रूप में, मारोगे तो पता ही इसके घुसेगा ही नहीं चाकुओं को कुछ भी। इसके लिए एंट ईटर मैमल एंड दे हैव लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स कवरिंग देयर स्किन। ध्यान रखना, मैमल है ये पेंगोलिन, मैमल है, स्तनधारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है। इसके साथ में याद रखो, इंडियन पेंगोलिन की पूंछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल स्केल मौजूद होता है जो चीनी पेंगोलिन में नहीं मिलता। ये चीनी पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन के बीच डिफरेंस है कि इनके पूंछ के, भारत की पेंगोलिन के पूंछ के नीचे एक टर्मिनल स्केल मौजूद होता है, जबकि चीनी पेंगोलिन के पूंछ के नीचे टर्मिनल स्केल मौजूद नहीं होता। तो इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन के बारे में, इंडियन पेंगोलिन का जो कहाँ पर हैबिटाट कहाँ पर है इनका, ये ड्राई एरिया में, उच्च हिमालय में, पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है। ध्यान रखना, भारत में शुष्क क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, उच्च हिमालयी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, हायर लैटिट्यूड को छोड़ दिया जाए, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए, शेष भारत में पाया जाता है इंडियन पेंगोलिन। ठीक, इंडियन पेंगोलिन को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में रेड लिस्ट के अंतर्गत एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत डाला गया है। ध्यान रखना, एंडेंजर्ड है इंडियन पेंगोलिन, जबकि चीनी पेंगोलिन यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अति संकट, गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। ध्यान देना, फिर से बोल दे रहा हूं, इंडियन पेंगोलिन के बारे में हो सकता है आपसे पूछा जाए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडियन पेंगोलिन के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट लिख देगा कि भारत में इनका हैबिटाट उच्च हिमालय क्षेत्रों, हायर लैटिट्यूड, ड्राई एरिया और पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट लिख देगा, भारत मतलब यह जो इंडियन पेंगोलिन है यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड, IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें नोटिफाई किया गया है। बताइए कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आप कहेंगे ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडियन पेंगोलिन यह एंडेंजर्ड हैं, यह संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। व्हाट इज एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड? तो जब मैं आपको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर रेड लिस्ट में 9 तरह की क्लासिफिकेशन मिलते हैं स्पीसीज के अंतर्गत, जहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड की चर्चा की जाती है। तो आपको बताया जाएगा वहां पे कि 90% पॉपुलेशन या संख्या में उनकी संख्या 50 हो। तो ये जब हम लोग IUCN कर रहे होंगे तब करेंगे, वरना आप अगर प्रियांशु दुबे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको रेड लिस्ट वाला कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगा, उसको देख लें। ठीक, आगे चल रहे हैं। 3 जनवरी 2021 को सावित्रीबाई फुले, जो कि सोशलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं और भारत में महिला शिक्षा की प्रबल समर्थक, इनका जन्म दिवस। सावित्रीबाई फुले वॉज दी वाइफ ऑफ ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले, जो अच्छा नाम लगे, चाहे तो उनको ज्योतिबा फुले कह दो चाहे ज्योतिराव फुले कह दो, दोनों ही नाम सही हैं। शी वॉज दी फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, अ सोशल रिफॉर्मर हु इज नोन टू वर्क फॉर विमेन एंड लोअर कास्ट, जिनके द्वारा महिलाओं पर और निम्न जाति के लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। ज्योतिबा फुले की, जो कि सत्यशोधक समाज से संबंधित हैं,
ज्योतिबा फुले का संबंध किस समाज के साथ है? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज इससे संबंधित है। सत्य शोधक समाज से संबंधित ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन 3 जनवरी, जो कि और कौन है ये ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले कौन है? ये भारत की पहली फीमेल टीचर ऑफ इंडिया इनको कहा गया, ध्यान रखना। ज्योतिबा फुले whom Maharashtrians call Jyotiba or Jyotirao Phule was India's first Dalit reformer who offered a systematic theory of caste and emerged as the most radical opponent of caste system in 19th century। बड़े खतरनाक स्तर के थे ज्योतिबा फुले। उनका कहना था कि कास्ट को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए भारत में। इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग, सुधार की बजाय, he pleaded for the complete demolition of its oppressive structure। ये इनका कहना था कि सुधार नहीं करो, पूर्ण रूप से खत्म कर दो। क्या? कास्ट सिस्टम, जो भारत में जातिवाद चलता है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। इन्हीं के फॉलोअर कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर। भीमराव राम अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है ये ज्योतिबा फुले के जो आइडियोलॉजिकल सक्सेसर कहलाएंगे, ये भीमराव राम अम्बेडकर। लिटिल वंडर दैट वन ऑफ द सेमिनल वर्क ऑफ अम्बेडकर का एक किताब के बारे में आपसे, या फिर मैं कहूँगा एक लेटर, जिसे हम लोग कहते हैं, इस टाइटल से इन्होंने अपना एक वर्क लिखा जिसका नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको इन्हें एक जगह पर बोलना था, जिसको हम लोग बोलते हैं जात पात तोड़ो मंडल, जहाँ पर इनको बुलाया गया कि आपको बोलना है। इन्होंने पहले अपना जब ये दिखा दिया कि हम इस पे बोलेंगे, तो बाद में इनको वहाँ पर मतलब वो कार्य ही समाप्त कर दिया गया। which had invited him to preside over its conference in Lahore. However, his critique of Hindu scriptures was too much to swallow for the organizers and they withdrew the invitation. इन्विटेशन को विद्रू कर लिया गया, ठीक, उनको बुलाया नहीं गया कि बट तुमको हम नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर कुछ लेख लिखा गया, जिस पर वो उस मंच पर खड़े होकर बोलना चाहते थे। जात पात तोड़ो मंडल में उनको जब इन्वाइट किया गया तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा हुआ लेख है? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर, भूलना मत, ज्योतिबा फुले के आइडियोलॉजिकल सक्सेसर हैं। टाइगर रिजर्व आपका अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ये ट्विटर पे ट्वीट किया गया कि हैप्पी टू अनाउंस दैट इंडिया हैज नाउ 51 टाइगर रिजर्व, दी श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, दी 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वनडे एग्जाम में कि भारत में अब कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 51। अगर मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट में बोलूँ तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए किसी भी जगह को टाइगर रिजर्व घोषित करने का अधिकार किसके पास है? कौन मतलब कौन सी अथॉरिटी है? तो आप कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये बताती है किसी जगह को टाइगर रिजर्व बनाना है कि नहीं बनाना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये डिसाइड कर रही होती है। तो प्रकाश जावड़ेकर जो इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन है, चेयरमैन का मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट मिनिस्टर ही होगा। इसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया, इनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि अब श्री विलुपुथर, जिसका नाम है श्री विलुपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, यह भारत का 51 नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, ठीक, 51st नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, ध्यान रखना, भूल मत जाना। संकल्प सिंह गुलजार क्लासेस रेगुलर होती हैं, टाइमिंग इफ एनीवन हैज आइडिया अबाउट दिस प्लीज। रेगुलर क्लास नहीं होती करंट अफेयर की, करंट अफेयर की क्लास सैटरडे शनिवार को होगी, शनिवार फिर अगले शनिवार, ऐसे होगी, 4-5 क्लासेस होंगी करंट अफेयर की। तो आप अगर उसमें कंटिन्यूसली आते रहेंगे तो आपको फायदा रहेगा। आगे चल रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे जैसे क्लास आगे की तरफ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप कष्ट में आते चले जाएंगे, लेकिन सदे रहेंगे तो आपके लिए आराम है, और आप नहीं सदे रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। आगे चल रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब 51वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है श्री विलुपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये श्री विलुपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये 51 नंबर का 51st नंबर का टाइगर रिजर्व भारत में है, 51st नंबर का टाइगर रिजर्व, ठीक। लोकेशन वाइज तमिलनाडु में एस्टेब्लिश है, तमिलनाडु में है। और अगर थोड़ा और क्लियरली देखा जाए तो ये दिख रहा है आपको मेघामलाई फॉरेस्ट, ये है मेघामलाई फॉरेस्ट, और ये दिख रहा है आपको श्री विलुपुथर, ठीक। तो अगर लोकेशन वाइज देखें तो थोड़ा क्लियरली आप इसको देख सकते हो
गूगल मैप करके, तो आपको दिख जाएगा, थोड़ा क्लियर देख सकते हो। टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो भारत में 51 टाइगर रिजर्व में 50वां तो सबको मेरे ख्याल से याद होगा, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा याद रखना, नामदफा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से डायग्राम आपको यही दिखाने के लिए मैंने रखा, कट पेस्ट मारा, कि भारत में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में 526 पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटक में 524 आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद आपको उत्तराखंड में 442 दिखाई दे रहे हैं, ठीक, 442 दिख रहे हैं, ठीक, पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। इसके साथ में हो सकता है आपसे पूछे इंडिविजुअली, अगर व्यक्तिगत रूप से, मतलब अगर ये पूछा जाए कि अकेले किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक टाइगर है, ओवरऑल की बात करी तो मैंने आपसे बोला मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ किसी एक टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद कहाँ पे, काजीरंगा, काजीरंगा, उसके बाद कहाँ पे, नागरहोल, नागरहोल, उसके बाद कहाँ पे, औरंग, ठीक है, ये याद रखना। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें इंडिविजुअली अगर व्यक्तिगत रूप से किसी एक टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर हैं, टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें कम से कम याद रखो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट